लड़ाई लड़ो, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी चोर एक रंग हो जा। लड़ाई लड़ो तो आर या पार। आप लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं, जब वोटवा जाएगा ही नहीं आपके पक्ष में तो आप वोट डालने की अपील क्यों कर रहे हैं? और आज भी ईवीएम बदले जा रहे हैं, होटलों में ईवीएम मिल रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है, ये इसकी तस्वीरें आ रही है, इसके वीडियोज आ रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं? सवाल यह है कि पारदर्शिता क्यों नहीं है? सवाल यह है कि चुनाव आयोग टीएन शेषन वाले मोड में क्यों नहीं आ रहा? सीएम, डीएम, तब ईवीएम। तो सीएम और डीएम ईमानदार नहीं है तो ईवीएम पर हम क्या खाक भरोसा करेंगे? तो ईवीएम से ज्यादा हमें सिस्टम कैसे बदले। सदन में ईवीएम पर बहस हुई क्या? लोकसभा में बहस देखी क्या आपने? राज्यसभा में आपने बहस देखी क्या? तो क्यों नहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद खड़े होते हैं, अध्यक्ष महोदय ईवीएम बंद होना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस के जीतने के बाद ईवीएम गड़बड़ नहीं था क्या? पिछले चुनाव राजस्थान में जीतने में ईवीएम गड़बड़ नहीं था क्या? आपको मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव में कांग्रेस जीत कर सरकार बना चुकी थी, जिसको बाद में विधायक तोड़ा गया। तो ईवीएम खराब है या विधायक का दिमाग खराब है? पहले ये बात समझिए। कांग्रेसियों का तो दिमाग खराब है। 50 कांग्रेसी तो खुले बाजार में बिक चुके हैं, कईयों का सौदा भाजपा ने कर लिया है। तुम ईवीएम का रोना रो रहे हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त का ट्रेंडिंग मुद्दा है ईवीएम। ईवीएम पर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और हमेशा जब भी चुनाव होता है रिजल्ट के बाद ईवीएम पर चर्चा होती है। कमोबेश इस बार भी वही हो रहा है। क्या कहेंगे सरवर साहब की ईवीएम ही गलत है, ईवीएम हैक हुआ है तभी बीजेपी जीत रही है या कुछ और बात है? देखिए, ईवीएम के मामले में मेरी जो राय है वो देश के दूसरे ईवीएम के विरोध करने वालों से थोड़ा अलग है। मेरी राय स्पष्ट है, लाव लपेट और किसी का विरोध और समर्थन नहीं, कि इससे पहले भी चुनाव हुए। 2015 और 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। 15 में भी और 20 में भी प्रचंड बहुमत आप कहेंगे भाजपा के अतिरिक्त जो दल थे उन्हें मिला। 15 में तो महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ा गया था और वो सरकार बनी, नीतीश कुमार जी और लालू जी और कांग्रेस जी सब मिलकर। 20 में नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, लेकिन परिणाम जो आया उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी लगभग, हालांकि कुछ सीटें भाजपा से पीछे जरूर थी, लेकिन अगर भाजपा के अलावा पार्टियों को जोड़ दें तो बहुत बड़ी संख्या वो है। तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा और 15 में भी नहीं उठा, 20 में भी नहीं उठा। 14 में चुनाव हुआ, मोदी जी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बन गए। फिर 19 में चुनाव हो गया, फिर प्रचंड बहुमत से बन गए। अब फिर 24 आने वाला है। ये क्या मतलब है कि विपक्ष के पास जब तमाम तरह के मुद्दे हैं और यदि ईवीएम में गड़बड़ी स्पष्ट तौर पर है, जो कि कई बार दिखा भी है, कई लोगों ने डेमो दिखाया, कई लोगों ने ओरिजिनल चीज दिखाया, तो ईवीएम को मुद्दा बनाकर विपक्ष की तमाम पार्टियां जो चुनाव हार रही हैं उन्हें चाहिए कि खुलकर ईवीएम का विरोध करें और एक स्पष्ट संदेश दें कि यदि ईवीएम को बैन नहीं किया गया तो 2024 में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इतना सिंपल खेल है। लेकिन ये काम कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां फंसती हैं जाकर कांग्रेस के चक्कर में। जहां कांग्रेस का मामला आया वो सारा मामला फंस गया। छोटी पार्टियां ये सोचती हैं कि कांग्रेस विपक्ष में बड़ी पार्टी है, वो रोल करेगी विपक्ष का और वही हमारी अगुवाई करेगी। तो आप कोरे कागज पर लिख लीजिए, कांग्रेस के छोटे मोटे सड़क छाप नेता तो ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अधिकृत नेता जो हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं बोल रहे हैं और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि गंगाधर ही असली शक्तिमान है। ईवीएम को लाया कांग्रेस ने, ईवीएम को भजाया कांग्रेस ने, ईवीएम को फैलाया कांग्रेस ने। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की वो सारी कला चुरा ली तो अब दबे जुबान तो ये बोल सकते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोलते। चलिए कांग्रेस को छोड़िए, अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जेडीएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति, एआईएम, फला चिला, जितनी पार्टियां हैं नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा, क्या वो इकट्ठे होकर दिल्ली में बैठकर ये ऐलान करेंगी कि यदि
ईवीएम से चुनाव होता है तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि ईवीएम में खुला लूट हो रहा। मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं होगा। अब इस ईवीएम के विरोध में एक नुकसान हो रहा, नुकसान यह हो रहा है कि वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं विरोध, भानु प्रताप जी कर रहे हैं विरोध, मान लीजिए कभी कभी बहन जी भी कुछ बयान देती हैं, अधिकृत अनधिकृत जो कहें ईवीएम पर। इससे आम जो छोटा मतदाता है, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़ा और माइनॉरिटी, जो एकदम हाशिए पर है, उसको ये लगता है कि ये नेताजी हमारे बोले थे कि तुम चाहे बटन कहीं भी दबाओ, वोटवा तो कमल को ही जाएगा, और हम कमल को देना नहीं चाहते हैं, तो उससे अच्छा हम वोट ही नहीं दें। हाँ। अब इसमें वोट का प्रतिशत गिरने लगेगा। जो हमारे समर्थक हैं, मैं यदि ऐलान करूं कि आप लाख वोट कहीं भी डालो, वोट कमल में ही जाएगा, बटन चाहे पंजा का दबाओ, चाहे साइकिल का दबाओ, चाहे हाथी का दबाओ, चाहे लालटेन का दबाओ, चाहे तीर का दबाओ, चाहे किसी चीज का दबाओ, वो बटन आप कहीं भी दबा दो जाएगा कमल में ही। तो हमारे समर्थक ये सोचेंगे कि इससे अच्छा अपने काम काज में रहो, लाइन में लग के हम क्यों जाए बटन दबाने। बटन तो हम हाथी में दबाना चाहते थे, बटन तो साइकिल में दबाना चाहते थे, बटन तो हम तीर में, लालटेन में दबाना चाहते थे, बटन हसुआ हथौड़ा में दबाना चाहते थे, जाएगा जब कमल पे ही तो छोड़ो वोट ही न डालें। तो ये उदासीनता, ये अविश्वास समर्थकों में पैदा हो रहा है, ये नुकसान है। लड़ाई लड़ो, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी चोर एक रंग हो जा। लड़ाई लड़ो तो आर या पार। हम लोग ठेकेदारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, बिल्कुल बैठे हैं धरने पर, तो बैठे हैं। आपको पता है 4 महीने से करकटडुम्बा में, नेहरू प्लेस में गिरफ्तारियां हुई, जेल गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल तिहाड़ में 2 दिन बंद हुए, सब घटना घट रही। 341 की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं लगातार, आर या पार। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली, दोनों हमारा संगठन है, वो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। तो ये तमाम लड़ाइयां जो एकदम आर पार की हैं और स्पष्ट हैं, रेखा खींच के हम लड़ रहे हैं। ना तो ना, ठेकेदारी हमें मंजूर, नहीं तो नहीं, हाँ ना, ये कैसे चलेगा। आप विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, आप कैंपेन कर रहे हैं, आप लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जब वोटवा जाएगा ही नहीं आपके पक्ष में, तो आप वोट डालने की अपील क्यों कर रहे हैं। मतलब ये ना हाँ वाला मामला बहुत गड़बड़ है। अब एक बात बताता हूं, जब बैलेट पेपर था, जब था, तब कांग्रेस की सरकार थी, या फिर दबंग लोग जो पैदा हुए उनकी सरकार आई, लालू जी पर आरोप था बूथ लूटने का। आरजेडी जब जनता दल था, पहले बूथ लूटा जाता था। हमारे यहाँ मोकामा में एक नेता हुआ करता दुलार चंद यादव, किसी जमाने में लोग कहते थे बूथ लूट लेता। बाद में फिर आए सूरजभान सिंह, शहाबुद्दीन, फलां चिला, जो नामी पप्पू यादव, आनंद मोहन, जितने भी नाम आए, पता चला ये लोग बूथ लूट लेते हैं। आप समझिए, तो बूथ तब भी लूटा जाता था, तब भी बैलेट पेपर छापा जाता था, तब भी बक्सा बदला जाता था, और आज भी ईवीएम बदले जा रहे हैं, होटलों में ईवीएम मिल रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है, ये इसकी तस्वीरें आ रही हैं, इसके वीडियोज आ रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि पारदर्शिता क्यों नहीं है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग टीएन शेषन वाले मोड में क्यों नहीं आ रहा। तो चुनाव आयोग तो सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास प्रत्यक्ष सबूत लाके दो, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वरना हम कोई जांच पड़ताल नहीं करने वाले, सबूत देंगे तो करेंगे। बिल्कुल मेरे जैसी बात आ गई ना। अब मैं भी यही कह रहा हूँ, आरोप लगाकर भागिए मत। सारे वीडियोज आ रहे हैं, कांग्रेस उस वीडियोज को कलेक्ट करे और कोर्ट में उसको रखे, और उसके बाद मीडिया के सामने एक एक करके रखे, और मीडिया को ये भी बताए कि हमने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट शायद गंभीर नहीं हो रही है। कुछ तो बोलिएगा, मुंह तो खोलिएगा, कि हमको बेवकूफ बनाइएगा। आप एक तरफ जो है ये मैसेज देते हैं, भाइयों बहनों आपने तो हमें वोट दिया था, हम जो हारे हैं वो आपके वोट की वजह से नहीं हारे, आपने तो हमें वोट से जिता दिया, ईवीएम ने हमें हरा दिया, यही मैसेज जा रहा। जानते हैं आप, सोशल मीडिया पर देखें तो हमारे समाज के लोग ईवीएम के खिलाफ आक्रोशित हो रहे हैं, ईवीएम हटना चाहिए ये कह रहे हैं, ईवीएम बिल्कुल बैन होना चाहिए ये कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि बैन करके बैलेट पेपर लाकर भी अगर चुनाव पारदर्शी नहीं हुआ, अगर चुनाव में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी, चुनाव आयोग की भूमिका अगर संदिग्ध हुई, जैसा टीएन शेषन का जमाना था वो अगर आयोग वैसे न हुए,
तो मामला तो फिर भी वहीं ढाक के तीन पात। आज सारा सिस्टम किसके हाथ में है? गांव से लेकर दिल्ली तक सिस्टम दबंगों के हाथ में है, मनुवादियों के हाथ में है, सामंतवादियों के हाथ में है। तो सिस्टम जिसके पास है, मैंने देखा बिजनौर में नेहटौर एक विधानसभा है, पिछले 2022 चुनाव में देखा 5 बज गया शाम, रिजल्ट नहीं घोषित किया गया। अंदर से समर्थक कह रहे हैं कि चापाकल वाला जीत गया, यानी लोकदल। समर्थक ने कहा कि हम जीत चुके। बाहर ढोल भी बज रहा है और उसके बाद 8 बजे रात में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 200 वोट से जीता हुआ घोषित किया गया। सिस्टम किसके पास है? सिस्टम किसके पास है? तो लड़ाई सिस्टम की है और इस सिस्टम के कारण ही ईवीएम का गड़बड़ी हो रहा है। हैकिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर हैकिंग है, टेम्परिंग है, तो केजरीवाल से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आईटी एक्सपर्ट उनके यहाँ बहुत हैं। कांग्रेस भी सोशल साइट पर बहुत सक्रिय दिख रही है और कांग्रेस के पास भी आईटी एक्सपर्ट काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाजपा के ही पास है, लेकिन सिस्टम पर भाजपा का कब्जा है। तो सिस्टम को ये मैंने देखा जब बैलेट था तब भी, और जब क्या कहते हैं ईवीएम आया तब भी। डीएम और सीएम ये दोनों मिलता है तब ईवीएम, सीएम डीएम तब ईवीएम। तो सीएम और डीएम ईमानदार नहीं है तो ईवीएम पर हम क्या खाक भरोसा करेंगे? तो ईवीएम से ज्यादा हमें सिस्टम कैसे बदले। फिर हम वही बात को दोहराएंगे कि सिस्टम पर अंबेडकरवादियों को रहने ही नहीं दिया गया, टिकने ही नहीं दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे भारत में हिंदी पट्टी की बात आप कर लो, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के? तमाम जिलों के डीएम कौन कौन है? लिस्ट निकाल कर देखिए, लिस्ट निकाल कर देखिए। जिनकी आबादी 10%, वो आधे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, आधे डिस्ट्रिक्ट के वो एसपी हैं, एसएसपी हैं, आधे डिस्ट्रिक्ट के डीसीएलआर हैं, आधे डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हैं। तो आधा से ज्यादा तो वो बिरादरी जिसको 10% होना चाहिए, और फिर बीच वाला जो है, जो उसका सहयोगी, बस में मैं अब सबका नाम नहीं लेता हूं, यानी स्वर्ण के बाद जिसको आप वैश्य कहते हैं, 30% पर वो बच गया 20%। अब 20% पर पिछड़ा और दलित आदिवासी जो है वो उस 80% वालों से डरता रहता कहीं नौकरियां, क्योंकि डीजीपी जो सारे एसपी का मालिक होता है, गृह सचिव, ये जो पद है मेन, और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और तमाम मामलों के निगरानी करने वाले जो दूसरे पदाधिकारी हैं, वो सब वही स्वर्ण वर्ग के हैं। तो लोग डर से जिस जगह एसओ या एसडीएम या डीएम लगते भी हैं तो वो उनके दबाव और प्रभाव में काम करते हैं। इसलिए पहले ये दबाव और प्रभाव कैसे कम हो, स्वतंत्रता के साथ लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करें, ये बड़ा मुद्दा है। ईवीएम नो डाउट के एक इशू बन चुका है राष्ट्रीय, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन बहस सड़क पर कब तक करेंगे? सदन में ईवीएम पर बहस हुई क्या? लोकसभा में बहस देखी क्या आपने? राज्यसभा में आपने बहस देखी क्या? तो क्यों नहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद खड़े होते हैं, अध्यक्ष महोदय ईवीएम बंद होना चाहिए। जिस दिन ऐसा बयान आए मेरे पास आइए, कमेंट में लोग लिखेंगे ये मुल्ला तो भाजपा की भाषा बोल रहा है। ये मैं देख चुका हूँ, कमेंट भी पढ़ता हूँ कभी कभी। मैं उन बेवकूफ़ों से कहता हूँ, और इतना भी दिमाग में तुम्हारे गोबर भर गया क्या भक्तों की तरह? अरे भाई, जिस कांग्रेस के सपोर्ट में तुम कह रहे हो ईवीएम हटाने, वो कांग्रेस खुद नहीं कह रही हटाने। उसको कहना है पहले ना। हम तो कांग्रेस जिताने के कारण न कह रहे थे, चूंकि कांग्रेस हार गई, और अगर जीत जाती तब क्या होता? अभी लोग कमेंट कर रहे थे चुनाव से पहले कि 5 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा जिता देगी, जिता देगी। क्यों? ताकि लोकसभा में जब वो ईवीएम लूटे तो कोई बोले नहीं। तो भाई जिता देगी वाला तो कमेंट फेल हो गया, भाजपा तो आपको हरा दिया। तो इसका मतलब अब क्या होगा? अगर जिता देती, हिमाचल में कांग्रेस के जीतने के बाद ईवीएम गड़बड़ नहीं था क्या? पिछले चुनाव राजस्थान में जीतने में ईवीएम गड़बड़ नहीं था क्या? आपको मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव में कांग्रेस जीत कर सरकार बना चुकी थी, जिसको बाद में विधायक तोड़ा गया। तो ईवीएम खराब है या विधायक का दिमाग खराब है? पहले ये बात समझिए। कांग्रेसियों का तो दिमाग खराब है। 50 कांग्रेसी तो खुले बाजार में बिक चुके हैं।
कईयों का सौदा भाजपा ने कर लिया है, तुम ईवीएम का रोना रो रहे हो। अरे जिसको तुम जिता रहे हो वो भी नहीं टिक पा रहा, तो टिकाऊ माल मार्केट में आए और बिकाऊ माल पर लगाम लगे, उसके लिए आपको कैडराइज होना होगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर ईवीएम का विरोध नहीं करता हूं, मैं उस माइंड में जो लगे चिप हैं उसका विरोध करता हूं। वहां टेम्परिंग है, वहां छेड़छाड़ है और वहां गोबर है, उसको निकालना है और फिर लोगों को बताना है कि भाई ईवीएम बाद में है, पहले हमारा दिमाग में जो चिप है वो निकल जाए। हम रोजी के लिए, रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, बिजली के लिए, कमाई के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट डालना सीख जाएं। हम अगर मंदिर और मस्जिद के लिए वोट डालेंगे तो ईवीएम रोते रहो और मस्जिदें टूटती रहेंगी और मंदिर बनता ही रहेगा, यही होता रहेगा। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने गुस्सा जाहिर किया है और अपने पर गुस्सा जाहिर किया और ईवीएम की जो है सच्चाई भी बताई, उसके साथ साथ कांग्रेस की भी सच्चाई बता दी कि ये छोटे मोटे नेता बोल रहे हैं लेकिन ऊपर के नेता नहीं बोल रहे हैं, और जब बोला भी जा रहा है तो सदन में क्यों नहीं बोला जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।